डियर बीपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं यूआईएस मुखर्जी नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेकर के आए हैं जिसका नाम है पीवाईक्यू, यानी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और खासकर जीएस के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियो को खूब प्यार दिया, सराहा और कमेंट के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई की और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले हम इस बात की जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है बीपीएससी प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों हल किया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? तो पहली बात आप देखिए, आपकी तैयारी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल नहीं करेंगे, आपकी तैयारी में परफेक्शन नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाने के लिए पीवाईक्यू को हल करना बहुत जरूरी है। पहला लाभ। दूसरा लाभ आपको ये मिलेगा पीवाईक्यू हल करने का कि आप पीवाईक्यू के माध्यम से हॉल सिलेबस को टच कर ले जाएंगे, वो भी कम समय में। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ आपको ये मिलेगा कि पीवाईक्यू को जब आप हल करेंगे तो आपकी तैयारी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जब आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपके तैयारी की दशा बदल जाएगी। चौथा लाभ आपको ये मिलेगा कि जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो बीपीएससी में हालांकि उतने क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाते हैं, फिर भी जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको आप हल करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू लगाने का एक फायदा यह भी होता है कि पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन में जो इनबिल्ट होते हैं। वो आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में, मान ली बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है 26 जुलाई में, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन फैक्ट्स के आधार पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर आपको इस बात की समझ हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम गांधी जी जो है कांग्रेस की स्थापना बेलगांव में की थी 1924 में। ठीक है, तो बेलगांव से की थी। गांधी जी के नेतृत्व में जो बेलगांव सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव क्या-क्या रखे गए थे? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक जानकारी मिल गई कि 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं और उन फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी काफ़ी होती है। ठीक है? तो एक तो लाभ ये मिलेगा। साथ ही साथ चूँकि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत कम ही दोहराए जाते हैं, लेकिन जब आप बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप यूपी पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, राजस्थान पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, एमपी पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। यकीन मानिए, जब इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर के आपको 20 से 22 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने का अपना फायदा है, इसका इम्पोर्टेंस है, इसका विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाना मत भूलिएगा। इन्हीं वजहों से आज के सेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने का सेशन रखा है। आज हम बीपीएससी 71वीं और बीपीएससी 70वीं एग्जाम में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और इसी के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि और कौन-कौन से हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट कंटेंट
हो सकते हैं और किस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट और है, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो जाए और मेरा मानना है कि यदि कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई भी खुद ब खुद हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है? आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? Which Indian language are accorded the status of classical language? ये हालांकि करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और चूंकि 2024 में कुछ भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। चूंकि अक्टूबर 24 में पार्लियामेंट ने कुछ भाषाओं को अक्टूबर 2024 में कुछ भाषाओं को पार्लियामेंट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, जैसे मराठी, असमीज, पाली, प्राकृत वगैरह वगैरह। तो इसको करंट बेस क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि किन भारतीय भाषाओं शास्त्रीय तीनों, तेलुगु भी है, मराठी भी है, बंगाली है और सबसे पहले 2004 में तेलुगु को दिया गया था, 2004 में। ठीक है? मराठी को हाल ही में 2024 में और बंगाली को 2024 में। तो इसका आंसर उपरोक्त 1 से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि वर्तमान में अभी कुल मिलाकर 11 भाषाएं हैं जो जिन्हें शास्त्रीय भाषा का यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये 11 को याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में कौन सी उनमें शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, which of the following is not one of them? झेलम, रावी, सतलज, more than one of the above? अब ये भी क्वेश्चन करंट बेस है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है, हमला किया गया था और उसमें बहुत सारे कुछ इंडियंस उसमें इंजर्ड हुए थे। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात की थी और सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। कहने का मतलब है कि जब भी कुछ देखिए, इससे किस बात की जानकारी मिलती है हमें? इससे ये जानकारी मिलती है कि जब भी आप कोई ट्रेडिशनल पेपर पढ़ रहे हो, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, तो आप जब करंट पढ़ रहे हो तो करंट में उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूँढने की कोशिश कीजिए। उससे रिलेटेड हिस्ट्री में क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? क्या करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बन सकता है? यदि इस तरह से आपका विज़न क्लियर हो जाए, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी का डायरेक्शन बिल्कुल सही होगा। आप फ़ोकस्ड होते जाएँगे और सफलता के बिल्कुल करीब आते जाएँगे। इसी को आप स्मार्ट स्टडी स्टडी कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं। कम समय में आप लोग सुनते होंगे कि कोई लड़का आता है, उसका सिलेक्शन पहले भी हो चुका है और पहले चूँकि रैंकिंग कम आई थी, मतलब कि उनके अपने अकॉर्डिंग उनको पोस्ट नहीं मिल पाया, फिर दूसरी बार ट्राई करते हैं, ट्रेनिंग में रहते हुए भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं कि उनका विज़न क्लियर है, उसको पता है क्या नहीं पढ़ना है और जिस दिन आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि क्या नहीं पढ़ना है, उसी दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो देखिए, झेलम उसमें शामिल नहीं है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान थे। दोनों के बीच सिंधु जल संधि को साइन किया गया था और भारत के हिस्से में
आया रावी, सतलज और ब्यास नदी, यानी रावी, सतलज और ब्यास नदी के पानी का यूज भारत कर सकता है, और झेलम झेलम और चेनाब नदी के पानी का यूज पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, जैसे 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु जल संधि के प्रावधान के अनुसार रावी, सतलज और ब्यास नदी का पानी कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। और सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? डियर एस्पिरेंट्स, गलती से ये क्वेश्चन आ गया, एक्चुअली ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये था, इसमें आंसर होगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ऑलरेडी जो 2024 में जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्हें ऑलरेडी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिल चुका था। Awarded the Nobel Prize in Literature in 2024, Hong Kong's Nobel the Vegetarian won which other प्रेस्टिजियस अवार्ड? तो कौन सा इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका था? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। तो हालांकि ये करंट का क्वेश्चन था, गलती से आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? Which Indian leader for the first time used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, इसका आंसर लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय ने 1916 में एक पत्रिका जिसका नाम था यंग इंडिया, क्या नाम था? यंग इंडिया। यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत लाया गया था, वो कांग्रेस के जो कुछ मॉडरेट थे उन पर प्रहार करने के लिए। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये गरम दल के नेता कहे जाते थे। एक्सट्रीमिस्ट नेताओं में इनकी गिनती होती है। जैसे 3 मशहूर नाम आपको याद होगा, लाल, बाल, पाल। तो लाल यानी लाला लाजपत राय। तो जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस के, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए उन्होंने सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो इसी को काउंटर करने के लिए एक लाइट कंडक्टर थ्योरी भी लाई गई थी। लाइट कंडक्टर थ्योरी के माध्यम से ये बताया जाता है कि मान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज की सुरक्षा के लिए एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो लाइट कंडक्टर थ्योरी कहता है कि यदि एओ ह्यूम नहीं रहता तो कांग्रेस को स्टार्टिंग टाइम में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस कर देती, यानी दबा देती, उसका नामो निशान मिटा देती। हम विस्तार से मॉडर्न इंडिया की जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो याद रखिए, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहने का मतलब है कि आप समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से एराइज हो रहे हैं। क्या इस बात की संभावना है कि फिर आगे चल करके यहाँ से क्वेश्चन एराइज होंगे? निश्चित तौर से होंगे। तो मैं पीवाईक्यू जो आप लोगों को बता रहा हूँ, पीवाईक्यू बताने का मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप तैयारी करने का तरीका सीखें। क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी लें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? आजाद हिंद फौज यानी हु एज्यूम्ड द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शहनवाज खान, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत सैनिक थे, ऑफिसर्स थे। बाद में ये जो है जब जापानियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना को पराजित किया था और भारतीय सैनिक को बंदी बना लिया था, तो मेजर एक फुजीहारा थे, जापानीज मेजर फुजीहारा के कहने पे कहा जाता है कि कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की। बाद में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने की कोशिश
सुभाष चंद्र बोस ने की थी और कहा जाता है कि उन्होंने ही प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर इसका होगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? We said either free India or die in the attempt. Who said it? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, बी डी सावरकर। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था। कब दिया था? आप सभी लोग जानते हैं कि डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात है 8 अगस्त 1942 की, जब ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहीं पर कांग्रेस को संबोधित करते हुए गांधी जी ने ये नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु encouraged Muslim communalism in the last decades of the 19th century. Dunlop Smith, Minto, विलियम मॉरिस, थियोडर बैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं कि भारत में खासकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या आजाद भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देने में सर सैयद अहमद खान की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे और उन अंग्रेजों कुछ चुनिंदा अंग्रेजों में थियोडर थियोडोर बैक का नाम आता है। थियोडोर बैक के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और MAO कॉलेज के ये प्रिंसिपल बनाए गए थे। इस थियोडर बैक ने ही जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए सर सैयद अहमद खान को उकसाया था और ये भी अपने तरीके से मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ बहकाते थे। ठीक है, और भी डिटेल से जब हिस्ट्री की क्लास मॉडर्न इंडिया की लेंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो थियोडर बैक जानिए इसके बारे में। MO कॉलेज मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इसने स्थापना की थी। ठीक है, आगे चल करके यही अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज जिसका नाम आप कह रहे हैं वही था। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया? मूर्ति रूप नहीं, मूर्त रूप। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू two new dominions, India and Pakistan, Government of India Act, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, none of the above। इसका सही आंसर होगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1947 को पारित किया था और 18 जुलाई 1947 को इस पे ब्रिटिश राजा जॉर्ज सस्टम जॉर्ज जॉर्ज सस्टम यानी जॉर्ज सिक्स ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आपको तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि कौन सा डेट 18 जुलाई, और जहां तक मुझे याद है शायद 2017 में यूपीपीसीएस प्री एग्जाम का 2017 का पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस डेट को जो है राजा ने साइन किया था 18 यानी मान्यता कब दी थी, तो 18 जुलाई 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बिहार पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन
पूछे जाएं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? विच कमीशन accentuated the discontent in all the political groups and parties for not associating any Indian member in it? कहा जा रहा है कि कौन से कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं शामिल किए जाने के कारण भारतीयों में आक्रोश था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12वीं कमीशन स्टार्टिंग में ही जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, तो मॉडरेट्स के डिमांड्स थे कि भारतीय जो खर्चे हैं, इंडियन एक्सपेंडिचर की जांच के लिए एक कमीशन गठित किया जाए, तो उसके लिए 12वीं कमीशन बना था। ठीक है? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, साइमन कमीशन आया था 1927 में, 8 नवंबर 1927 में गठन हुआ था इसका, और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो साइमन कमीशन इसका सही आंसर है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो रिव्यू करने के लिए 1919 के अधिनियम का रिव्यू करने के लिए। 1919 के अधिनियम का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, जबकि भारतीयों के बारे में फैसले लिए जाने थे कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, या 1919 के अधिनियम से जो अधिकार दिए गए थे भारतीयों को, क्या उन अधिकारों को और आगे बढ़ाया जाए या बढ़ाने का समय आ गया है। कहने का मतलब एग्जामिन करना था। ठीक है? तो आप लोग साइमन कमीशन, और यही साइमन कमीशन जब फरवरी 1928 में इंडिया में आगमन होता है, तो आप देखते हैं कि चूँकि एक भी मेंबर साइमन कमीशन में इंडियन नहीं थे, तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा साइमन कमीशन को। लाहौर में इसी विरोध के चलते लाठियाँ खानी पड़ी लाला लाजपत राय को, और लाला लाजपत राय की अंततः मौत हो जाती है। फिर उस मौत का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और उनके सदस्यों के द्वारा विलियम हंटर हंटर जो सैंडर्स जो था पुलिस कैप्टन, उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये कहानी इससे जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है भाई। 1919 के अधिनियम को एग्जामिन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को, ये इम्पोर्टेंट डेट है। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए किसने पतंग का सहारा लिया था? लखनऊ में साइमन कमीशन के बारे में कहा जाता है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। एक शख्स था जिसका नाम था खलीकुज्जमा, पतंग के ऊपर उसने लिख लिख दिया था कि साइमन गो बैक। तो पतंग के माध्यम से साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इस फैक्ट से, इससे इसके जो डायमेंशंस बनते हैं, उससे आने वाले समय में बीपीएससी में, यानी बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? सोहन सिंह भाकना, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरदयाल, श्याम कृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर है हरदयाल, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है बर्कले विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में जो है, इनको प्रोफेसर बनने का, फिलॉसफी के प्रोफेसर, किसका प्रोफेसर? फिलॉसफी के, दर्शन, फिलॉसफी। ठीक है? लाला हरदयाल के बारे में कहा जाता है कि लाला हरदयाल दिल्ली से बिलोंग करते थे, और लाला हरदयाल जो है जाकर के अमेरिका में जो गदर पार्टी बनी थी 1913 में, गदर पार्टी, कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। गदर पार्टी जो 1913 में बनी थी, उसमें लाला हरदयाल की भी प्रमुख भूमिका थी। और आप लोगों को जानकारी होगी कि गदर पार्टी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को अपने तरीके से प्रभावित किया, और गदर पार्टी कई भाषाओं में
अखबार निकालती थी। गदर पार्टी का पहला अंक उर्दू में पब्लिश हुआ था, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने बाँटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? हू राइज़ द क्राई डिवाइड एंड क्विट? दरअसल बाँटो और छोड़ो का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कहा जाता है कि 1944 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन के बाद मुस्लिम लोग ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और वही मुस्लिम लीग जो है नारा देता है। एक आप जानते हैं कि अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है मुस्लिम लीग, तो उसने एक नारा दिया था बाँटो और छोड़ो। ये बाँटो और छोड़ो किसको संबोधित है? इंग्लिश गवर्नमेंट को, अंग्रेजी राज को, ठीक है? तो एम ए जिन्ना ने और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939? आप देखिए कि पहली बार बिहार में यानी जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्त प्रांतीय स्वायत्तता जो मिली थी वो 1935 एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 जब पब्लिश किया था, उसके माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और इस अधिनियम के माध्यम से बिहार में जो गवर्नमेंट बनी थी, वो श्री कृष्ण बाबू के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1939 में सरकार बनी थी, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब आइए, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? बीजी तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी? Which Congress leader visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League? आप सभी लोग जानते हैं कि होम रूल लीग का गठन 2 लोगों ने किया था, एक बाल गंगाधर तिलक जी ने और एक एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बरार बम्बई अ, और 1-2 जगह है, उसको छोड़ कर के पूरे महाराष्ट्र में बेसेंट जी थी और पूरे हिंदुस्तान में बेसेंट जी की लीग काम कर रही थी, होम रूल लीग। सितंबर 1916 में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोनों ने अपने-अपने एरिया को बाँट लिया था। बिहार किसके अंडर आ रहा था? एनी बेसेंट के अंदर आ रहा था, इसलिए एनी बेसेंट ने बिहार का दौरा किया था। बहुत सारे नेता जुड़े थे, जब ये कहा जाता है कि एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी, तो उसी समय पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे कांग्रेसी नेता होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्ना, ये सारे लोग थे। और कहा जाता है कि इसी दौरान श्रीमती एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ श्रीमती एनी बेसेंट को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और कहा जाता है कि भारत में पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो श्रीमती एनी बेसेंट ही थी, वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा और इस फैक्ट से के डायमेंशंस में जो भी फैक्ट्स हैं, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि मैचिंग टेस्ट है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया और प्रेजेंटली इन व्हिच स्टेट, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में ये सारे जो प्लेसेस रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस रहा है और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है। तो आप देखिए कर्ण सुवर्ण की हम बात करें तो कर्ण सुवर्ण पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। शशांक, श्री कर्ण सुवर्ण शशांक का इलाका हुआ करता था। शशांक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हर्षवर्धन का कंटेम्परेरी था। और इससे जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता रहे हैं
कि बिहार में जो बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं पीपल का वृक्ष, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष को काटने वाला शशांक ही था। शशांक बाय फेथ शैव था, यानी भगवान शिव में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तो शशांक की दुश्मनी किससे थी? हर्षवर्धन से। और कर्णसुवर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी उत्तरी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। प्राग ज्योतिष पड़ता है असम में, गिरनार पड़ता है आपका गुजरात में, और प्रतिष्ठान पड़ता है महाराष्ट्र में। देखिए इस सारे के सारे जो प्लेसेस हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कौन सा महत्व रखते हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसे गिरनार, गिरनार के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे गिरनार की पहली चर्चा सुनने को मिलती है मौर्य काल में। मौर्य काल में आप लोग को याद होगा, यदि नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य बिहार राज कर रहे थे, यानी मगध के शासक थे, तो उस समय गुजरात में उनके बहनोई शायद गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। और कहा जाता है कि पुष्यगुप्त ने ही गिरनार लेक, गिरनार झील का निर्माण करवाया था। आगे चल करके गिरनार गुप्त काल में भी स्कंद गुप्त के समय में कहा जाता है उस झील की मरम्मती करवाई गई थी। काल से पहले गिरनार एक बार फिर चर्चा में आता है जब पोस्ट मौर्य एज में एक प्रोमिनेंट रूलर जो रुद्रदामन था, शक शासक, कहा जाता है कि रुद्रदामन ने भी रिपेयर गिरनार लेक को रिपेयर करवाने का काम किया था। और गिरनार रुद्रदामन का ही गिरनार अभिलेख है। इससे इस बात की जानकारी मिलकर एक मतलब है कि गिरनार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। प्रतिष्ठान की चर्चा, आप प्रतिष्ठान को हम पैठन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पैठन। ये गोदावरी नदी के किनारे पैठन हुआ करता था। याद कीजिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में महाजनपदा एज को याद कीजिए, महाजनपद काल को याद कीजिए। साउथ में एकमात्र महाजनपद काल में, यानी महाजनपद में एक महाजनपद हुआ करता था साउथ में, यानी महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान या पैठन। आगे चल करके पोस्ट मौर्य एज में एक बार फिर ये प्लेस चर्चा में आता है जब सातवाहनों ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो ओवरऑल जितने प्लेसेस दिए गए हैं, इस प्लेसेस का क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इससे मोस्ट प्रोबेबली आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, बाबा रामचंद्र। हु आर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? अब देखिए, ये बाबा रामचंद्र, आचार्य नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला की बात कर लें तो राजकुमार शुक्ला वही राजकुमार शुक्ला है जिनके कहने पे गांधी जी का बिहार में आगमन हुआ था। याद कीजिए 1916 का वो कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा था, राजकुमार शुक्ला की मुलाकात पहली बार गांधी जी से इसी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुई थी। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे से अवगत करवाया था। तो किसान सभा के प्रमुख नेता थे सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने 1929 में किया था। आगे चल करके 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में होती है और उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा भी गया है। कहने का मतलब देखिए, जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से फिर से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% होती है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग अपनी तैयारी को सटीकता कैसे प्रदान करें। पीवाईक्यू के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी होगी और फिर आप लोग अपनी तैयारी को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे अपनी तैयारी को और फिर एक नई दिशा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन
इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, इंडियन गवर्नमेंट एंड राजकुमार शुक्ला, इंडियन गवर्नमेंट एंड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन गवर्नमेंट एंड अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, चंपारण कृषि कमेटी, अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा, खासकर जो अंग्रेज जो जमींदार थे, उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। तिनकठिया पद्धति के माध्यम से, कि किसानों को अपने खेत में, खेत के 3 कट्ठे हिस्से में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, ठीक है? तो इसके लिए गांधी जी को मैंने बताया था कि लखनऊ कांग्रेस में गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिले थे और गांधी जी को चंपारण किसानों के बारे में बताया था। तो जब गांधी जी चंपारण पहुँचे, तो गांधी जी अब तक जो है, गांधी जी को सरकार अपना दुश्मन नहीं मानती थी। गांधी जी को अपना हितैषी मानती थी, तो गांधी जी से वार्ता कर सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। उस कमेटी में गांधी जी को भी शामिल किया और इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और फिर तिनकठिया जो पद्धति थी, तिनकठिया जो सिस्टम था, जो प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, तिनकठिया प्रैक्टिस, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो गांधी जी इसी आंदोलन के बाद रातों रात भारत के सबसे बड़े लीडर बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं कि वैदिक युग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, प्री वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज। तो प्री वैदिक एज में जो ब्रह्मवादिनी हुआ करती थी, प्री वैदिक एज की ब्रह्मवादिनी में घोषा का नाम आता है, अपाला का नाम आता है, विश्वारा का नाम आता है। गार्गी जो थी, वो पोस्ट वैदिक एज से रिलेटेड थी, पोस्ट वैदिक एज, यानी उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गार्गी हो जाएगा। हमने एक वर्ड का यूज किया था, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी यानी जो विदुषी महिलाएं होती थी, विदुषी लड़कियां होती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है जो ब्रह्म की जानकारी रखता हो। ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो ब्रह्म, ब्रह्म क्या? अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वही ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म की जानकारी रखता है, जो अल्टीमेट रियलिटी की जानकारी रखता है, उसी को ब्रह्मवादिनी कहते हैं। और ब्रह्मवादिनी प्री वैदिक एज और उत्तर वैदिक एज में जो विदुषी महिलाएं थी, उनके लिए आया है। तो इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? हु वाज मर्डर्ड while hoisting the national flag under the area of विक्रम पुलिस स्टेशन? विक्रम पड़ता है पटना में। विक्रम पड़ता है पटना में। कहा जाता है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्र ध्वज को फहराते समय इसको मार दिया गया था। तो इसमें जितने भी विकल्प हैं, उनमें से इसका उपरोक्त में से कोई नहीं दूसरे का नाम आता है, ठीक है? और तो इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ये बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मैचिंग टेस्ट है। चोल गंगम झील, धर्म महामावत की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, इसको अभी देखिए, गिरनार झील इसी को कहते हैं। सुदर्शन झील को ही गिरनार झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो यानी चोला गंगम लेक, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा, असेंबली ऑफ एट प्रयाग, सुदर्शन लेक। मैचिंग करना है तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन करवाया था? पुष्यगुप्त, जो गुजरात का गवर्नर था और उसका बहनोई भी था। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक करता है। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के समय होती है। और चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम, कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम जो साउथ का शासक था, जब गंगा घाटी की ओर अभियान किया था, तो उसकी जीत की खुशी में चोल गंगम झील बनाया था, ठीक है? धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक के आप जो बृहद शिलालेख मिले हैं, 13 बृहद शिलालेख मिले हैं। 13 बृहद शिलालेखों में 5वें बृहद बृहद शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख करता है अशोक। अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। और सुदर्शन प्रयाग की सभा, कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग में एक सभा बुलाता था। हर्ष, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल बलबन। Who among the following rulers rule for the maximum period? अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बट कभी क्या होता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए जिसको डेट पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी कब आता है? कहा जाता है कि 1296 से लेकर 1316 इसका टाइम पीरियड रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि 1325 से 1351। बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि आपका 1451 से 1500 1451 से 1489। और बलबन के बारे में कहा जाता है 1266 से लेकर के 1287। तो कहा जाता है कि सब आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो शासन करता है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम अफगान डायनास्टी के को फाउंडेट करने का काम किसने किया था दिल्ली सल्तनत में, तो यही बहलोल लोदी, जिसने बहलोली सिक्के चलाए थे। और बहलोल लोदी अफगान था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि जब मुगलों ने लोदियों को हटाया तो अंतिम लोदी शासक जो था वो इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है जो 1526 में होता है, और फिर मुगल सत्ता की स्थापना होती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? अब देखिए ये एक्चुअली हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और करंट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये राजों की बावली, what is the name of the 16th century step well that the Archaeological Survey of India recently conserved in collaboration with the World Monuments Fund India? तो ये राजों की बावली दिल्ली में पड़ता है और कहा जाता है कि लोदियों के समय में राजों की बावली का निर्माण लोदियों के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु जल संधि पूर्वी में भारत को आवंटित है, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन है। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पद को प्रारंभ किया था। देखिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने हटा दिया था। ठीक है, द यंग, क्योंकि द यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया, ओनली फॉर यंग इंडिया। और यंग इंडिया पत्रिका कौन स्टार्ट किए थे? तो पहले स्टार्ट किए थे आपका लाला लाजपत राय, फिर महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। पहले पहले बाल ये लाला लाजपत राय, फिर महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका सही ऑर्डर में पूछा जा रहा है कि ये डायनास्टी को, यानी कुषाण वंश को, शुंग वंश को, मौर्य वंश को, कण्व वंश को आप सही ऑर्डर में लगाएं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डायनास्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे इस सबों में सबसे ये शुंग, कुषाण, कण्व, ये शुंग, कुषाण और कण्व ये पोस्ट मौर्य एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मौर्य, तो मौर्य एज से जाहिर सी बात, अब पोस्ट मौर्य एज में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले शुंग आएगा, शुंग के बाद कण्व आएंगे, कण्व के बाद कुषाण आएंगे। तो कहने का मतलब है कि पहला यानी मौर्य, मौर्य के बाद टू वन का ये देखिए एक 2 1 और उसके बाद 4 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपको मैचिंग टेस्ट पूछ लिया, एक तरफ इमारत है दूसरा बनवाने वाला या बनवाने वाली, यानी मैचिंग लिस्ट है। तो आप देखिए क्या है, काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोंका, इलाहाबाद का किला, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां बन, नूरजहां कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। कहा जाता है इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां अपने फादर, उसका नाम था गयासुद्दीन बेग, गयासुद्दीन बेग। और एतमाद-उद-दौला के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है।
प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल। और कहा जाता है कि पित्रादुरा यानी पच्चीकारी या पित्रादुरा एक प्रकार की जड़ाई कला है जो इटालियन कला मानी जाती है। उसमें संगमरमर पे कीमती पत्थरों से जड़ाई की जाती है। पित्रादुरा उसी को कहते हैं। तो पित्रादुरा का इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये जानिए कि एतमादुल्लाह का मकबरा कौन बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। कब? तो कहा जाता है कि लगभग 1600 मतलब कि 22 से 28 के बीच बना था ये। और एतमादुल्लाह का मकबरा इनके फादर का नाम क्या था? गयासुद्दीन बेग। ठीक है। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। जाहिदीन का झोपड़ा, ये स्टार्टिंग का जो है मस्जिद है, ये हिंदू आर्किटेक्चर को तोड़ करके बनाया गया था। कहा जाता है 2.5 दिन में बनाया गया। शैड ऑफ 2.5 डेज भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। और कुतुबुद्दीन ऐबक और काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाया था अपनी बेगम काबुली काबुली उनका बेगम का नाम था काबुली। तो काबुली बेगम के नाम पर पानीपत की जब लड़ाई उसने जीती थी 1526 में, तो माना जाता है कि 1527 में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था पानीपत में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा क्या नहीं लिखी गई है भाई? गीतावली लिखी गई है, विनय पत्रिका लिखी गई है, कवितावली लिखी गई है। साहित्य लहरी जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई है। और आप जानते हैं कि तुलसीदास एक प्रोमिनेंट 1523 से 1600 कुछ ईस्वी तक ये रहे। और तुलसीदास ने आप देखते हैं कि तुलसीदास पे रामायण जो अवधि में लिखी गई है काफ़ी ख्याति प्राप्त है। तो तुलसीदास के बारे में आप लोग जानिएगा। ये तुलसी एक भक्त कवियों में तुलसीदास और सूरदास दोनों की चर्चा होती है। ये सून मार्गी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें कह रहा है जैसे दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखा था उन्होंने। रामास्वामी नयकर जस्टिस पार्टी की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, जस्टिस पार्टी 1916 के आसपास बनी थी। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। और सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में लिखा गया है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते होंगे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। और सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा गया है। किसमें? हिंदी में। रामास्वामी नयकर जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में की गई थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, काफी पॉपुलर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ पुत्र है। तो बाबर का पुत्र कौन था भाई? बाबर का पुत्र था कामरान, हुमायूं, हिंदाल। ठीक है। अकबर का पुत्र कौन था जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं? उसका निकनेम सलीम। कहा जाता है कि एक सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। कहा जाता है था कि अकबर को अच्छा नहीं हो रहा था, तो कहा जाता है कि आगरे में शेख सलीम चिश्ती का दरबार था, मठ था। तो वहाँ अकबर जाते थे। और कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर की पैदाइश हुई थी। और जहांगीर को बचपन में प्यार से अकबर शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। यानी शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। इसलिए अकबर ने उसका नाम सलीम रख दिया था। खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का पुत्र था। और खुसरो बाद में क्या कहते हैं कि आप देखते हैं कि विद्रोह कर देता है। और कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर ने गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के जो 5वें गुरु थे, अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने जाता है खुसरो। तो जहांगीर नाराज हो जाता है और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे देता है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। शाहजहां का बेटा मुराद था। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? आप सभी लोग जानते हैं कि जो बौद्ध संगतियां, बौद्ध बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 4 हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। सेकंड हुआ था वैशाली में जो बिहार में। और फर्स्ट जो है हुआ था
वो भी बिहार में यानी राजगृह में। तो फर्स्ट राजगृह में, द्वितीय वैशाली बिहार में, तृतीय बिहार में पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो है कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। विश्व अश्वघोष और विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जो है अध्यक्षता कर रहे थे, वसुमित्र, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने वाले समय में यानी बीपीएससी के प्री एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में इस क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। फिर भी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में, त्रिपुरी सत्र में नहीं, बल्कि सुभाष बाबू बने थे आपका हरिपुरा में। हाँ, बने थे हरिपुरा में, त्रिपुरी में नहीं, हरिपुरा में। ठीक है। 1938 में, और त्रिपुरी जो हुआ था 1939 में। तो 19 यहाँ 39 रहता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। बाद में आप जानते हैं कि त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे है। त्रिपुरी कहा जाता है कि त्रिपुरी कलचुरियों की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कलचुरियों के बारे में, कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी त्रिपुरी। आगे चल करके मॉडर्न इंडिया में एक टर्म आता है त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी संकट क्यों उत्पन्न हुआ था भाई? 1938-39 में दोबारा से सुभाष बाबू अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे। एक तरफ गांधी जी के कैंडिडेट टाभी सीतारामैया थे, तो दूसरी तरफ सुभाष बाबू खुद थे। कहा जाता है कि गांधी जी की लोकप्रियता होने के बावजूद टाभी सीतारामैया को हार का मुंह देखना पड़ा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष बाबू की कितनी लोकप्रियता रही होगी। गांधी जी नाराज हो जाते हैं, और गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो जो सहयोग होना चाहिए अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष बाबू का, वो सहयोग नहीं करते हैं। तो सुभाष बाबू गुस्से में आकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। इसी को इतिहास में त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और सुभाष बाबू के इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो नागार्जुन आप जानते हैं कि महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। शून्य शून्य सिद्धांत या शून्यता का सिद्धांत की स्थापना की थी। कौटिल्य आप जानते हैं कि कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं, तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। शिला, उस समय तो नालंदा विश्वविद्यालय की, कौटिल्य के समय में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का आप यूज जो भी करता, इस क्वेश्चन का को सॉल्व कर लेता। कौटिल्य यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है गुप्त काल में। आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और कौटिल्य हैं मौर्य काल के। तो नागार्जुन, शीलभद्र भी थे, शांत रक्षित भी थे, और आंसर आपका क्या होगा? तो कौटिल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डेथ सेंटेंस ऑफ राजा नंद कुमार, ट्रीटी ऑफ सालवाई, बैटल ऑफ वांडीवास, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एबव इवेंट्स? इस इवेंट यानी डेट के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपको डेट नहीं मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। डेथ सेंटेंस ऑफ राजा नंद कुमार, ये कहा जाता है कि 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में राजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच। इस संधि के बाद आप देखते हैं कि 20 साल तक अंग्रेजों और
मराठों में कोई लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवाश 1760 में होता है। ये तृतीय कर्नाटक या थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर का ही पार्ट था। और डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हो जाती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। श्रीरंगपट्टनम में टीपू की मौत हो जाती है। तो आप इस हिसाब से आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, 1760 यानी 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 यानी बी आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन, तो पटना हरकारा के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले प्रकाशन इसी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले चंपारण, ये भी मैचिंग टेस्ट है। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता 1940 में बिहार में, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा बिहार, एज इट इज है इंग्लिश में भी। तो चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड था, आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के फॉलोअर्स थे जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था तो श्याम नारायण सिंह सत्याग्रही। और आजाद दस्ता की बात करते हैं तो आजाद दस्ता गठन जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। और किसान सभा बिहार से सहजानंद सरस्वती रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका 71वीं बीपीएससी के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आपको इस दौरान इस बात की जानकारी मिली होगी कि हमको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। साथ ही साथ आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू का भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को भी आप जान गए। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ने के लिए अब बैठेंगे तो अपनी तैयारी को एग्जामिन करेंगे और जो रास्ता मैंने बताया है, जो तकनीक मैंने बताया है, जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फिर मैं नेक्स्ट डे पीवाईक्यू के सेशन में उपस्थित होऊंगा इसी टाइम 4 से 5। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।